सो इम्पोर्ट आप वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो भी वो सप्लाई ट्रीट होता है। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको बिजनेस के लिए, कोई आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं यूएस की कंपनी से, तो क्योंकि बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं ना, तो दैट इज इम्पोर्ट एंड दैट इज नोन एज सप्लाई। एंड पर्सनल आपने जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था वेडिंग का, मेकओवर करवाने का, वो पर्सनल लेवल के लिए था, बिजनेस के लिए नहीं था वो, उससे भी आप सप्लाई ट्रीट करेंगे। तो इसीलिए उसको एक्सेप्शन में काउंट किया गया इम्पोर्ट को, दैट वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, आगे देखो। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज डेल्ट सेपरेटली अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962 वेरिन इसको आईजीएसटी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, इन एडिशन टू बेसिक कस्टम ड्यूटी, बीसीडी जिसे कहते हैं, अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। ये मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में क्लियर कर चुकी थी। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स को सेपरेटली डील किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आईजीएसटी एप्लीकेबल होती है और कस्टम ड्यूटी एक्ट कस्टम टैरिफ एक्ट के हिसाब से बीसीडी भी एप्लीकेबल होती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स को सेपरेटली डील किया जाता है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की। यहाँ पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में हम किसकी बात कर रहे हैं? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की। तो गुड्स के लिए अलग से ट्रीट होता है। ठीक है, अब देखो, पर्सन्स इंपोर्टिंग सर्विसेज, अब मैं सर्विसेज के लिए बोल रही हूँ स्पेसिफिकली, पर्सन्स इंपोर्टिंग सर्विसेज फॉर पर्सनल पर्पस शल ऑल्सो बी लाइबल टू जीएसटी ऑन आरसीएम। ये आपको पता होना चाहिए। देखो, हमेशा याद रखो, चाहे चाहे इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, चाहे वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, लगेगा आरसीएम ही। एप्लीकेबल क्या होगा? आरसीएम। ठीक है, और कौन सी टैक्स एप्लीकेबल होती है? आईजीएसटी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, अब है ना, वो इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या बता रहे हैं? बेशक आपने पर्सनल लेवल पे क्यों नहीं उसको इंपोर्ट किया हो, आपने अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए बेशक आपने उसको इंपोर्ट क्यों ना किया हो, तो भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, वो तो रिवर्स चार्ज के मैकेनिज्म के अंडर में ही होगा, वो तो अंडरस्टूड है। क्योंकि मैं बाहर की कंपनीज को नहीं बोल सकती हूँ आप टैक्स पे करो, आपने सप्लाई किया ना। ठीक है, क्योंकि वो आउटसाइड कंट्रीज की कंपनीज है। पर जिसने इंपोर्ट किया है वो तो इंडिया में रहता है ना। ठीक है, तो उसे हम पकड़ेंगे और कहेंगे टैक्स भरो अभी आप। ठीक है, क्योंकि आपने टीवी कहाँ से, सर्विसेज कहाँ से इंपोर्ट की? चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस ली आपने यूएस की कंपनी से, तो आपने सर्विस तो आपने इंपोर्ट की है ना, तो आपको पकड़ा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आप टैक्स भरें, जीएसटी आप भरेंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब ये होता है। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट देयर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट इन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये तो हमको पहले भी पता था, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है, मतलब उसे किसी थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर नहीं बांधा गया। जितनी है, कितने की सर्विस ली आपने, 12% की, आपको 12% जीएसटी भरना पड़ेगा। ठीक है, देयर इज एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हाँ, लेकिन इंपोर्ट जब भी आप सर्विसेज करते हो, सर्विसेज जब हम इंपोर्ट करते हैं तब एक एक्सेप्शन है। क्या? सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब चाहे आप बिजनेस के लिए करो या पर्सनल लेवल के लिए करो, उससे सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कैटरीना कैफ हैज टेकन ब्यूटी पार्लर सर्विसेज। अच्छा, ये वो एग्जाम्पल है। ठीक है, फ्रॉम यूएसए, शी इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। है ना, मेकओवर का, ये देखो ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज ले रही है और यूएस से ले रही है, किसी और कंट्री से ले रही है। अब लिया मतलब इंपोर्ट करना, उससे सर्विसेज ली ना, दैट मीन्स शी इज अ रेसिपिएंट एंड देयरफॉर शी विल हैव टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। ठीक है, समझ आया? बहुत सिंपल है, इसमें कोई गड़बड़ है ही नहीं जो आपको इसमें डाउट तो नहीं आना चाहिए। है भी तो आप मुझसे पूछ लेना। चलो, अभी देखिए नेक्स्ट, सब सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी क्या बोलते हैं?
सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन बोलता है ये। विदाउट कंसिडरेशन हमने किस में पढ़ा था? शेड्यूल नंबर 1। अभी अभी ऊपर हमने यहाँ पे शुरुआत में पढ़ा था ना, ये देखो ये वाला दिख रहा है आपको, ये सी वाला पॉइंट दिख रहा है आपको? एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 1 विदाउट कंसिडरेशन, है ना? तो ये अब बात करता है इसकी विदाउट कंसिडरेशन। कौन से सेक्शन में आता है? आता सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में ही है, पर इसके क्लॉसेस अलग अलग है। क्लॉज ए, क्लॉज बी इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं, क्लॉज सी बात करता है शेड्यूल 1 के बारे में। अब क्लॉज सी में क्या है? वो सारी एक्टिविटीज दैट आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 1 and whatever activities that are specified in schedule number 1 will be made or agreed to be made without consideration। अभी हम शेड्यूल नंबर 1 इसी चैप्टर में थोड़ा और एनालाइज करेंगे। अभी तो बस वो ये बता रहे कि कौन सा सेक्शन है जिसे हम सप्लाई में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है? वेदर एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अच्छा, आप सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी क्या बताता है? शेड्यूल नंबर 2 के बारे में। राजेश, आप है ना मेरी स्क्रीन पे एनोटेशन कर रहे हैं बेटा, रब कीजिए उसे, डिसेबल कर देती हूँ मैं नोटेशंस, ठीक है? चलो, हमने अभी अभी यहाँ पे पढ़ा था, ये देखिए एक मिनट मैं आपको रिलेट करवा रही हूँ, इसीलिए बार बार स्लाइड्स को ऊपर कर रही हूँ। ये देखिए हमने ये डी में पढ़ा था ना, ये डी में कौन सी पॉइंट थी? शेड्यूल 2 वाली एक्टिविटीज। शेड्यूल 2 में क्या लिखा हुआ है कि कौन सी एक्टिविटीज हैं जिन्हें आप सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिन्हें आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे भी वही सेम चीज बता रहा है वो। कौन सी एक्टिविटीज है टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सेग्रीगेशन बता रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में थोड़ा और डिटेल में, शेड्यूल नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ये जो जितना भी पॉइंट हमने किया ना, ये सारा सेक्शन नंबर 7 सेक्शन 7 क्लॉज सॉरी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 था। ये जो भी हमने किया सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। अब हम कर रहे हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। वही सेम चीज अगर लिखी हुई है, अगर आपका ध्यान है तो शेड्यूल नंबर 3 जब हम बोलते हैं ना, शेड्यूल नंबर 3 वो इसमें आता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में। क्या लिखा हुआ है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, मतलब सबसेक्शन 1 में जो इंक्लूड है ना उसको छोड़ के वो सब यहाँ पे आता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। जो सबसेक्शन 1 में इंक्लूड नहीं है, नॉट कंटेन्ड ऐसा लिखा हुआ है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, मतलब जो सबसेक्शन 1 में इंक्लूड नहीं है वो यहाँ पे है और उन चीजों को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है। ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे, ना सप्लाई सर्विसेज मानी जाएंगी, मतलब वो सप्लाई ही ट्रीट नहीं होंगे, वो ये कह रहा है। देखो, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, और याद रखो शेड्यूल 3 मतलब नेगेटिव लिस्ट, जो हमने ऑलरेडी की है पहले वाले चैप्टर्स में लेवी एंड कलेक्शन में। और नेगेटिव लिस्ट कौन सी होती है? जिन पे जीएसटी चार्ज नहीं होती है, या फिर वो एक्टिविटीज जिन्हें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी लोकल अथॉरिटी नोटिफाई करता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, उसे न गुड्स ट्रीट कर सकते हैं आप, न सर्विसेज का सप्लाई ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा रिकमेंडेशन निकालेंगे जिस डेट पे या जब उन्होंने ये एक्टिविटी को ऑथराइज कर दिया कि इस न सप्लाई ऑफ गुड्स होगा न सप्लाई ऑफ सर्विसेज होंगे, तो इसे हम बोलेंगे। देखो लिखा भी हुआ है, अगर आप यहाँ देखिए, मेरे कर्सर को देखिए, ये देखिए सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 नॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, या फिर हम और उसको क्लियरली लिखे तो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब नेगेटिव लिस्ट, सिंपल, ठीक है? और सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में क्या बात करता है? या तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, सर्विसेज नहीं। ये नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं गवर्नमेंट कि अब से इसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है टू बी ट्रीटेड एज, देखो लिखा हुआ है
देख रहे हो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 एंड 2, जो पहले हमने सबसेक्शन 1 पढ़ा, अब 2 पढ़ा, उसको उसके प्रोविजंस को मानते हुए गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल स्पेसिफाई, गवर्नमेंट रिकमेंडेशन काउंसिल के साथ बैठकर निकाल सकती है नोटिफिकेशन के थ्रू, क्या कि ये ट्रांजैक्शन को अब से सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट करना है, सर्विसेज नहीं, और कुछ गुड्स को सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट करना है, गुड्स नहीं। ठीक है, ओके। चलो अब ये देखो क्या दिया हुआ है ये। इन शॉर्ट मतलब उन्होंने आपको बताया है कि सेक्शन 7 जो हम पढ़ रहे हैं, ये सेक्शन 7 किस चीज के बारे में है, सप्लाई। अब सप्लाई जो सेक्शन 7 है उसमें 1 जो भी है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में जो कुछ भी है वॉट एवर वो इंक्लूड है। अब देखो यहाँ पे इंक्लूड कैसे, ये देखिए यहाँ से था हमारा सेक्शन 1, उसमें क्लॉज ए पढ़ा हमने, ये सब इंक्लूड था ना, ठीक है, क्लॉज ए इंक्लूड था विथ कंसिडरेशन। अच्छा, उसके एग्जाम्पल्स भी देखे। अच्छा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, लेकिन उसमें क्लॉज बी पढ़ा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वो भी सप्लाई में इंक्लूड है। इनफैक्ट उसमें तो आप बिजनेस के लिए कर रहे हो या पर्सनल के लिए कर रहे हो, दोनों इंक्लूड है इसमें, तो इनफैक्ट दोनों इंक्लूड है। और क्लॉज सी पढ़ा, सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी, उसमें बताया शेड्यूल नंबर 1 जो विदाउट कंसिडरेशन है वो भी इंक्लूड है। ठीक है, सेक्शन 7 और सबसेक्शन 1 डी में पढ़ा शेड्यूल नंबर 2, मतलब किसको गुड्स माना जाएगा, किसको सर्विसेज माना जाएगा, लेकिन है तो सप्लाई ना। तो मतलब ये सारे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 की बात कर रही हूँ, सबसेक्शन 1 में जितना कुछ दिया हुआ है, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, 4 दिए हुए, सारे के सारे इंक्लूड हैं, इंक्लूड इन सप्लाई, इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। अब आ जाओ सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, इसमें वो सिर्फ 2 चीजों के बारे में बात करता है, ये देखो ए एंड बी। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, या तो वो शेड्यूल नंबर 3 के एक्टिविटीज है, या तो वो एक्टिविटीज गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू निकालेगा और बताएगा कि नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो ये एक्सक्लूड हो गए ना, मतलब दोनों चीजें, चाहे वो शेड्यूल नंबर 3 की है, चाहे वो नोटिफिकेशन से आएंगे, पर है तो वही ना कि नॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दोनों में से इसको कुछ भी ट्रीट नहीं करना, ना गुड्स को ट्रीट करना ना सर्विसेज, ये सप्लाई माना ही नहीं जाएगा, इसीलिए इसको देखो एक्सक्लूड में डाला गया सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 को। अब देखो सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 को, क्या लिखा था इस 3 में कि, सॉरी क्या लिखा था इस 3 में, मतलब स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफाई कर देंगे एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या तो इसे गुड्स करके मानना है या तो सर्विसेज। ठीक है, वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में बता रहा हूँ। ओके, चलो अभी आगे देखो। ऑफ कोर्स सेक्शन 1 को ना थोड़ा और इन्होंने इलैबोरेट किया है, विथ कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। ये देखिए विथ कंसिडरेशन में कौन कौन सा आता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सेल, बार्टर, वो जो क्लॉज ए में पढ़ा ना हमने वो सब। अच्छा, और क्लॉज बी में भी तो पढ़ा विथ कंसिडरेशन, ये देखिए क्लॉज ए में ये सब चीजें पढ़ी थी हमने बराबर, ये विथ कंसिडरेशन है, और क्लॉज बी में इंपोर्ट पढ़ा था, इसको भी तो विथ कंसिडरेशन माना गया है ना। ठीक है, विथ कंसिडरेशन में क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। क्लॉज सी में क्या आता है, विदाउट कंसिडरेशन, देखो सेम चीज उसने नीचे बताई है, विदाउट कंसिडरेशन में क्लॉज सी आता है, ये देखो क्लॉज सी। क्लॉज ए एंड बी किस में आता है, विथ कंसिडरेशन, और क्लॉज सी किस में आता है, विदाउट कंसिडरेशन। देखो कितना बढ़िया चार्ट है, आपको मतलब कितना अच्छे से क्लियर हो रहा है, आप किसी भी वे में अपने शॉर्ट नोट को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर है ना शॉर्ट नोट, डेफिनेटली 100% शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर, 100%, मतलब कोई चांस ही नहीं है इसको छोड़ने का, आपने इसको छोड़ना ही नहीं है, इतना इजी है और इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आपको जिस तरीके से लिखना है, कितने टाइप्स मैंने दे दिए लिखने के, कितना एलैबोरेट करके एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया, किसी भी फॉर्म में आप उसको चार्ट की फॉर्म में आप चार्ट बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं,
उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो तो ये देखो कितना अच्छे से यहाँ से एक्सप्लेनेशन दी है। क्लॉज ए की एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल, क्लॉज बी की एक्सप्लेनेशन, क्लॉज सी के बारे में बताया है, क्लॉज डी के बारे में बताया है, फिर क्लॉज अभी 7 सबसेक्शन 2 है, 7 सबसेक्शन 3, तो आप हर एक चीज को डिटेल में बता सकते हैं शॉर्ट नोट में। हाँ ये हिमांशु बताओ, हैंड रेस किया था ना, मैम कुछ नहीं, वो चार्ट दिखाना था एक बार। देखो देखो फिर से एक बार देख लो अच्छे से। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, 3 सेक्शंस होते हैं सेक्शन 7 के। तो जो भी सबसेक्शन 1 में है ना वो इंक्लूड है, जो भी सबसेक्शन 2 है वो एक्सक्लूड है, जो भी सबसेक्शन 3 है वो आपको सेग्रीगेट करके बता देगा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, सर्विसेज नहीं है, और ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, गुड्स नहीं है। ठीक है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, अपने को सेक्शन 1 और सबसेक्शन 1 एंड 2 पे ज्यादा ध्यान देना है। और सबसेक्शन 1 में 2 चीजों में बाइफर्केशन कर दिया, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। अब जो हमने क्लॉज ए में पढ़ा था, सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, वो सब क्लॉज ए में आता है विद कंसिडरेशन। क्लॉज बी में क्या पढ़ा था हमने, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, लेकिन था तो विद कंसिडरेशन ना। बिजनेस के लिए आप कुछ खरीद सर्विसेज ले रहे हैं तो भी कंसिडरेशन तो पे करना पड़ेगा। करते हो आप, I mean, करना क्या पड़ेगा, करते ही हो। अच्छा, अगर कोई पर्सनल लेवल पे सर्विसेज खरीद रहे हो, कैटरीना कैफ वाला एग्जांपल, मेकओवर का सर्विसेज ले रही है तो पेमेंट तो करेगी ना विद कंसिडरेशन, पेमेंट तो करेगी, फ्री में तो नहीं खरीदेगी सर्विसेज, इंपोर्ट करेगी सर्विसेज, है ना। तो कंसिडरेशन तो दोनों में पे करना है, किसमें, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। अच्छा, क्लॉज सी किसके बारे में था, वो एक्टिविटीज जो शेड्यूल नंबर 1 वाली हैं, जो विदाउट कंसिडरेशन में आती है। ठीक है, और क्लॉज डी तो सिर्फ बताता है कि कौन से गुड्स है और कौन से सर्विसेज है, वो बाइफर्केशन बताता है सिर्फ, जो जो आपने इंक्लूड किया है ना उसमें से कौन से गुड्स है और कौन से सर्विसेज है वो आपको बताते हैं। क्या, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, वो बाइफर्केशन बताता है। ओके, ये एक और चार्ट दिया है, इसमें और थोड़ा अलग तरीके से इन्होंने समझाया है, पर है सेम चीज, सेम एग्जैक्टली सेम। इंक्लूड में 4 चीजें हैं, देखो, ये वाली क्लॉज ए वाली, क्लॉज बी वाली इंपोर्ट, क्लॉज सी वाली शेड्यूल नंबर 1, क्लॉज डी वाली सेग्रीगेशन बताता है एक्टिविटीज का गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में। एक्सक्लूड में 2 चीजें थी, शेड्यूल नंबर 3 या फिर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालते हैं वो वाली एक्टिविटीज। आया समझ में, ये वाली देखो यहाँ पे दिया है ना, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में ए एंड बी, बस उसको ही चार्ट के फॉर्म में बताए और कुछ नहीं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में ये ए एंड ये बी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने अलग अलग चार्ट्स क्यों दिए हैं, इसे ज्यादा देखो शॉर्ट में क्लियर हो जाता है चार्ट्स में। ठीक है, अब हम शेड्यूल नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। जो मैं बार बार बोल रही थी ना, शेड्यूल नंबर 1, 2, 3 हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये अब उसके बारे में होंगे। अब स्टार्ट कर रहे हैं, एक्चुअली मेन अभी आपका यहाँ से शेड्यूल शुरू हो रहे हैं। सो आई होप आप अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना सब, है ना। आई होप समझ में आ रहा है सब कुछ। नेक्स्ट इज शेड्यूल नंबर 1, 2 एंड 3। देखिए ये चार्ट में क्या दिखा रहा है, what is it included in schedule number 1, those activities which are to be treated as supply but without consideration. Schedule 2, it will tell you the bifurcation of what is supply of goods and what is supply of services. Okay, schedule number 3 will tell you it will neither be treated as supply of goods nor to be treated as supply of services. That means negative list. ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिटेल में पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट कंसिडरेशन, दैट इज इन द शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 1, and it is according to section 7 subsection 1 clause C. clause C, हाँ clause C में शेड्यूल नंबर 1 था। देखो, though under normal circumstances
A supply made without consideration is not taxable, but there are a few exceptions to the same. वैसे तो वो बता रही है, देखो, दो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, वैसे तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर आप किसी को फ्री में कुछ बेच रहे हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन देर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस। इस चीज से रिलेटेड एक्सेप्शंस हैं, मतलब अगर आप विदाउट कंसिडरेशन भी बेच रहे हैं तो भी टैक्सेबल होगा, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। ऊपर बोलता है टैक्सेबल नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है मतलब कुछ गुड्स ऐसे हैं, कुछ केस, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जब आप फ्री में सप्लाई करेंगे विदाउट कंसिडरेशन तो भी टैक्सेबल होगा। देखो, परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो आप, हमेशा के लिए बेच रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। अब आप है ना कुछ एसेट्स को, जैसे ना एग्जांपल ले लो, आपने ना कंप्यूटर्स खरीदे थे ऑफिस यूज के लिए, कितने खरीदे थे? 20 कंप्यूटर्स। आपकी कंपनी है, छोटी सी कंपनी है आपकी, अब आपके पास 20 एम्प्लॉयज हैं, तो 20 कंप्यूटर्स खरीदने पड़े आपको। अब खरीदे हुए आपको 20 ईयर्स हो गए, 30 ईयर्स हो गए, चलो कंप्यूटर्स खरीद के कितने ईयर्स हो गए? 30। अब आपने सोचा कि अब ये तो कंप्यूटर स्लो हो गए हैं और इसमें एडवांस वर्जन भी इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, अब इन्हें बेच दो। आपने सारे कंप्यूटर्स बेच दिए, आपने सोचा हम नए खरीद लेंगे, तो आपने सारे कंप्यूटर्स बेच लिए, डिस्पोज ऑफ कर लिए, ऑब्सोलेट हो गए ना, पुराने हो गए, आपने परमानेंटली उनको ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज ऑफ, बेच दिया। क्या? बिजनेस एसेट्स। ध्यान से सुनो, बिजनेस एसेट होनी चाहिए वो, आपकी घर की चीज की बात नहीं कर रही हूं मैं, आपके घर का फर्नीचर की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। बिजनेस एसेट्स अगर आपने बेच दिए जिनके ऊपर आपने आईटीसी अवेल किया था, कॉमन सेंस है, जब आपने ये कंप्यूटर्स खरीदे थे आपने आईटीसी क्लेम किया होगा ना, आईटीसी तो आपने खरीदने के टाइम पे कुछ टैक्स भरी थी, हाँ भरी थी। कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हमने अभी अभी थोड़े स्लाइड्स पहले ही समझा था, मतलब आई थिंक हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था इसके, है ना, कि हम लोग कैपिटल गुड्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर भी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। याद है वो मशीनरी वाला एग्जांपल? तो उसका भी तो आईटीसी मैंने क्लेम किया था। तो जब आप कंप्यूटर्स खरीद रहे थे तब आपने टैक्स भरी थी, इनपुट टैक्स जिसे कहते हैं। तो जब आपने गुड्स बेचे होंगे तब आपने आईटीसी क्लेम किया होगा, तो कंप्यूटर्स का आईटीसी भी क्लेम किया होगा, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट ऐसे बिजनेस एसेट्स, मैं ये एग्जांपल क्यों दे रही थी कंप्यूटर्स का, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि क्या लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर्स जो आपने बेचे वो सालों पहले जब आप खरीदे थे तब आप आईटीसी क्लेम किया था उसके ऊपर, अब आप उसको बेच रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, ऑब्सोलेट हो गया, खराब, मतलब आपके कंप्यूटर्स पुराने हो गए, रद्दी हो गए, तो अब हम उनको बेच रहे हैं, ठीक है। जब हम उन्हें बेच रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तब तब तो मुझे उतना नहीं मिलेगा ना जितना मिलना चाहिए, ठीक है। विदाउट कंसिडरेशन भी अगर मैंने उसको बेच दिया, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, तो भी वो सप्लाई माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो आप फर्स्ट समझ गए। सेकंड क्या है? देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, दो चीजें हैं, और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब या तो आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या तो सर्विसेज, किसको सप्लाई कर रहे हैं? रिलेटेड पर्सन्स में, यानी कि आपसे जो जुड़े हुए हैं, रिलेटेड है, आपकी कंपनी से रिलेटेड है। और डिस्टिंक्ट मतलब जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है, डिस्टिंक्ट मतलब जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है, उन्हें भी सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, इसका भी सब कुछ एक एक चीज हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, और उल्टा वाइजा वर्सा, बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। आपका बिजनेस है, आप मेन बिजनेस आपका है, आप प्रिंसिपल बिजनेस आपका है, अब आप अपने बिजनेस के गुड्स एजेंट को दे रहे हैं कि आप अभी देखिए कितने कस्टमर्स को बेचने हैं, आप मुझसे खरीद लीजिए, ठीक है, समझ आ रहा है? प्रिंसिपल ने
मतलब जिनका बिजनेस है, ओनर ने अपने गुड्स कस्टमर्स को नहीं बेचकर एजेंट को बेचा, ठीक है, या जब जब पैसा मिलेगा तब आप दे देना, ऐसा काइंड ऑफ, ठीक है। और बाय द एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, उल्टा केस, ठीक है, जब आप एजेंट होके आप प्रिंसिपल को गुड्स बेच रहे हो कि आप अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट बेचें, ठीक है। एक ये लास्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, यानी कि आप गुड्स इंपोर्ट, सॉरी गुड्स नहीं है, सर्विसेज, जब आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम अ टैक्सेबल पर्सन, फ्रॉम अ बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, यानी कि सपोज आपके बिजनेस से वो बंदा डायरेक्टली रिलेटेड है, आपकी कंपनी का डायरेक्टर है या किसी भी फॉर्म में रिलेटेड है, ठीक है, आप उनसे सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो तब भी वो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन होगा, तो भी वो शेड्यूल नंबर 1 के हिसाब से सप्लाई ट्रीट होगा, ठीक है। समझ आ रहा है, ये 4 चीजों में इनका सेग्रीगेशन दिया हुआ है। अब हम एक एक चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं।